फिलहाल हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर एक दलित पंचायत का आयोजन किया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर चंद्रकांता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरीके का आयोजन किया गया, क्या लग रहा है जो दलित समाज से जो लोग हैं उनको क्या परेशानी है और क्या कुछ समाधान आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, दलित समाज की परेशानियां ही परेशानियां हैं और निरंतर सदियों से ये परेशानियां ही रही हैं। और इस समाज के अंतर्गत जब से सबसे ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी हम शोषित ही रहे हैं। और इसके चलते हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसी के लिए व्यवस्था की, समानता की व्यवस्था की, स्वतंत्रता की व्यवस्था की, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। लेकिन उन अधिकारों को आज निरंतर सरकारें दर सरकारें, चाहे पहले सरकारें रही हों या अभी बाद में सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने सिर्फ दलितों के शोषण करने का काम किया है और उनके अधिकारों को और कम करने का काम किया है। इसका बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत तब्दीली करने का काम किया और एक तरीके से ये मैसेज देने का काम किया कि जो दलित समाज है वो झूठी और गलत मतलब कंप्लेन करता है, इतना अत्याचार नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उसके उलट है कि जितना अत्याचार, जितना एक्सप्लॉयटेशन दलित समाज पर, इस वंचित समाज पर होता है, उतना किसी पर भी नहीं होता है। कौन लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, कौन लोग, जब मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि जो भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश तो नहीं है। विकसित देश किसको कहते हैं? जिसमें सभी व्यक्ति की एक मूलभूत आय के ऊपर वो लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या है, 90% जो संख्या है वो गरीब है। ठीक है, उस गरीब के अंदर SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज जो है वो सब के सब एक कहा जाए कि जो एक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद जो भी एक समाज बच जाता है, जनरल कैटेगरी जिसे कहा जाता है, वो पूरे के पूरे शासन और प्रशासन का फायदा ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर आरोपित करके कुछ 15%, 2% जो भी आरक्षण मिलता है उसको भी खत्म करने की साजिश के तहत उन्हें ये कहा जा रहा है कि इन पर कोई अत्याचार नहीं होता और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात की गई। खत्म नहीं, उसमें तब्दीली करने की बात की। इसी के जन आक्रोश का परिणाम था 2 तारीख की घटना। और आज जो महापंचायत हो रही है, दलित महापंचायत हो रही है, वो उसका परिणाम है। 2 तारीख की जो घटना थी, 2 तारीख की घटना का जो आंदोलन था वो एक शुरुआत थी। ये एक प्रोसेस है और अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। क्या लग रहा है जो पंचायत हुई है, दलित पंचायत के SC/ST के साथ ही साथ देखिए, ये जो आज हमने दलित महापंचायत की है उसमें हमने सभी वर्गों को, सभी जातियों का आह्वान किया था कि आप सिर्फ अपने आप को SC और ST, OBC और माइनॉरिटी समझकर आइए। आप ये कास्ट और वो कास्ट समझकर मत आइए कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं जाटव हूँ, धोबी हूँ, पासी हूँ या महार हूँ, कुछ भी हूँ, वैसा समझ के मत आइए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। बुद्धिजीवियों ने ये सोचा है कि जब तक हम इस समस्या के समाधान के तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक जगह एकजुट होकर चीज़ों को सोचेंगे नहीं, तो शायद हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये महापंचायत एक तरीके की शुरुआत है और इस मंच पर हम लोग एक विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम कैसे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और महत्वपूर्ण इसका जो पार्ट रहा है वो ये था कि जो 2 तारीख की घटना के बाद झूठे और फर्जी मुकदमों के अंतर्गत 12 साल के बच्चे को 20 साल का बताकर, 15 साल के बच्चे को 22 साल का बताकर और 16 साल के बच्चे को 24 साल का बताकर उनके ऊपर एक नहीं 20 मुकदमे लगा दिए। ये अपने आप में शोचनीय बात है कि उनके ऊपर मुकदमे लगा। उनके परिवार में अकेला वो बच्चा है, उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए। अकेला वो व्यक्ति है जो अपने परिवार का संचालन करता है, उस पर मुकदमे लगा दिए और उन्हें जेलों में भर दिया। ये कोई आज़ादी का आंदोलन नहीं है कि मतलब जिसमें जेल भरो, आप दलितों से ही जेल भर रहे हो। अरे भाई, जो क्राइम अपने समाज में है, क्या वो क्राइम रेट कम हो गया? क्या वो बलात्कार होना कम हो गए? वो लोग आज क्यों बाहर घूम रहे हैं? और आपने हमारी युवा पीढ़ी को, दलित युवा पीढ़ी को जेल में भर दिया कि जिससे कि हमारे हौसले पस्त हो जाए और हम घबरा जाए, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमारे पास वकील नहीं है, हमारे पास प्रशासन से लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ होती है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मजदूर लोग हैं, तो हम लड़ेंगे नहीं और हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे नहीं। लेकिन ये प्रशासन भूल जाए कि हम मर जाएंगे
मिट जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों की आहुति नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैम आपका कहना है कि जो समाज के लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है, लेकिन आप ये समझाइए कैसे इतने बड़े समाज को सरकार नजरअंदाज कर सकती है, क्योंकि वोटों की लिहाज से अगर बात करें तो आने वाले चुनाव में भी सरकार को जरूरत है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारा समाज कितना शिक्षित है? एक अनपढ़ व्यक्ति अपना सही गलत समझ ही नहीं पाता, वो विभिन्न प्रकार के लालच में फंस जाता है और उसके अंदर हमारा समाज इस अशिक्षित ज़्यादा है। हमारे जैसे 5% लोग पढ़ गए हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन लोकतंत्र तो भीड़ तंत्र है ना। जितना परसेंटेज वोट डालने, एक रिक्शे वाला, एक प्रेस वाला, एक जूता चप्पल बनाने वाला वोट डालने जाएगा, उसे लगता है कि कम से कम साल में 5 साल में एक बार मुझे मौका मिल रहा है, तो वो वोट डालने के लिए अपने आप को राजा समझता है और वो वोट डालने जाता है। तो वो 5 साल में एक दिन अपने आप को महत्वपूर्ण समझते वो वोट डालने जाता है। लेकिन जो समाज वास्तव में जिनको चुना जाता है वो लोग वोट डालने भी नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा समाज है वो किसी को भी चुन लेता है। और पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी मानसिकता दलों में, हमारी मानसिकता चिन्हों में, कोई हाथ को वोट डाल रहा है, कोई कमल को वोट डाल रहा है, कोई हाथी को वोट डाल रहा है, हम उनको वोट डालते हैं। और इसके चलते ही हम वास्तव में जो व्यक्ति चुना जा रहा है, हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं कि वो क्रिमिनल है या उसके ऊपर रेप केस है या मर्डर है, मर्डर किया हुआ है या पैसे वाला है। हम उसको बोलते हैं कि हाँ जी, उसे बहन जी ने टिकट दे दी, उसे मतलब कांग्रेस ने टिकट दी है, उसे बीजेपी ने टिकट दी है। इस तरीके के चलते हम दल को मतलब चुनते हैं, व्यक्ति को नहीं चुनते। इसके कारण ही हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। 137 MP इस समय मौजूद थे पार्लियामेंट में जब ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के रूप में कार्रवाई हुई, और उस समय एक MP ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। और मैं तो तब मानती कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की बदौलत संसद में थे, तो आप ये सिरे से कहते, चाहे वो किसी भी दल से जीत कर आए थे, कि यदि हमारे हितों की रक्षा नहीं की जा सकती पार्लियामेंट के अंतर्गत, तो हमें इस पार्लियामेंट में रहने का अधिकार नहीं है, हम रिजाइन करते हैं। और मैं उन सबको ये बता देना चाहती हूँ कि यदि आप लोग हमारे समाज के साथ नहीं है तो समाज आपके साथ है और समाज आपको माफ नहीं करेगा। वापस आप वोट लेने जाएंगे तो भूल जाइए कि आपको वोट मिलेगा, आपको पूरी तरह खदेड़ा जाएगा। ये मेरा आह्वान है। यदि आपके अंदर ज़मीर है, मैं अपने समाज के सभी लोगों से आह्वान करती हूँ कि अगर आपके अंदर ज़मीर है तो आप ये जान लीजिए कि आपको अपनी पीढ़ी की सुरक्षा किन के हाथों में देनी है। ऐसे दलालों के हाथों में जो लोग अब आपके हितों के ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं, आपके बच्चों के लाशों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यदि आप उनको वापस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यदि आप उनको चुनते हैं तो आप उनसे बार्गेन करें, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति को जिताइए। आप वोट डालने जाएं लेकिन नोटा दबाएं, उस राजनीतिक दल को मत चुनिए जिस राजनीतिक दल के हमारे समुदाय के व्यक्ति को चुनकर उसने हमारे हितों को मतलब संसद में बेच दिया। मैम आपका कहना है कि जो वोट डालने आने वाले समय पार्टी को ना देके सिर्फ व्यक्ति को दे। वो जो व्यक्ति आपके समाज में काम कर रहा है वो व्यक्ति आपके बीच का है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। मैं अक्सर पहला ही क्वेश्चन अपनी क्लास में करती हूँ कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता में क्या होता है कि आप वोट डालना, आपको पता है कि किसको वोट डालना है और आप खुद भी चुनने जा सकते हैं। ये एक राजनीतिक सहभागिता है। उसमें आप किसको वोट डाल रहे हैं, क्या आपको अपना पार्षद पता है, क्या आपको अपना MLA पता है, क्या आपको अपना MP पता है। बहुत सारे जो 80% बच्चे होते हैं, 80% जो ग्रेजुएशन के भी बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता हो, तो गाँव के अंदर गृहिणी को कैसे पता होगा कि हम किसको चुन रहे हैं। तो क्या लग रहा है युवा लीडरशिप है वो बढ़ रही है? बिल्कुल उभर रही है और युवा लीडरशिप आगे बढ़ेगी और आज देश उनके ही हाथों में जाना चाहिए। अब अपने जैसे विरासत को सौंपना होता है तो हमारे पुराने बुजुर्गवार उन लोगों को अपनी गद्दियाँ छोड़नी पड़ेंगी और जोशपूर्ण युवा पीढ़ी को आगे उठाकर रखना पड़ेगा कि ये हमारा भविष्य है और हमारे भविष्य खतरे में है। और उनको जब तक हम लीडरशिप नहीं देंगे तब तक हमारे देश का, हमारे समाज का कभी कल्याण नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। और हम
दबे कुचले थे, दबे कुचले हैं और दबे कुचले रहेंगे यदि आज भी हम चेते नहीं तो। लेकिन जो फैसला भारत बंद के दौरान किस तरीके से देखा गया है कि समाज से उसके बाद अब यहाँ से ऐलान हो रहा है कि अगर इस तरीके के लोगों पर जो कार्रवाई की गई है उनको वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री दिखाई देंगे और काला दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो आपने सिर्फ एक ही बात की, हमारे 2-3-4 मुद्दे हैं। पहली बात, हमारे जो युवा पीढ़ी को, हमारे दलित भाई बंधुओं को जिनको जेलों में डाला गया है, उन पर झूठे आरोप जो लगाए गए हैं बिना प्रमाणिकता के, सिर्फ उनकी कास्ट पूछी के उन्हें जेल में डाल दिया गया। पहले तो सारे मुकदमे उनसे वापस लिए जाएं, क्योंकि वो लोग हैं, कोई IAS की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, उनका पूरा भविष्य ताक पर रख दिया। तो उनसे पूरे मुकदमे वापस लिए जाए, उनके फर्जी जो भी मुकदमे उन पर लगाएंगे उन्हें निर्दोष मतलब करार दिया जाए। मैं इसके बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हरियाणा में जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन हुआ और उसके अंदर वो इतना उपद्रव और हिंसक आंदोलन था, रेप तक की घटनाएं उसमें देखी गई और पूरे विश्व में उसको धिक्कारा गया। उसके बावजूद वहाँ पर सरकार बदलती है और सरकार ने उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए और बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्यों दलित समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हमारे बच्चों को ही मतलब जेल में रखा जा रहा है, उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है। ना केवल 15 तारीख को हम एक काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 2 तारीख को हम शहीदी दिवस भी मनाएंगे। जो हमारे बच्चों की कुर्बानी गई है, जिन्हें मारा गया है, शहीद किया, हमें शहीदी दिवस मनाएंगे और लगातार हर साल इस जख्म को कुरेद कर हरा रखेंगे जब तक हमारे अधिकारों की पूर्ति नहीं होती और जब तक हमारे बच्चों को निर्दोष कराना देकर उन्हें जैसे नहीं छोड़ा जाता। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से उनके जो बच्चे मारे गए हैं, इसके अंदर शहीद हुए, उनके परिवार बिल्कुल बेसहारा है। उनकी भी आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे घर थे जिसमें वो अकेला बच्चा था जो जो शहीद हो गया, जो उसको मार दिया गया, और कई ऐसे घर हैं जिसके तो वो अकेला व्यक्ति है जिसको उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। आज वो भूखे और प्यासे अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने समाज के बंधुओं से आह्वान करती हूँ कि आगे बढ़ो। आप लोगों के हित के लिए उन लोगों ने अपनी जान गंवाई, आप लोगों के हित के लिए वो जेल में गए। आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ो, अपने AC रूम से निकलकर अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा उनको रोटी के रूप में दो, जिससे कि उनके वो बेसहारा बच्चों को रोटी मिल सके, उन बेसहारा घरों को, उन माओं को, उन बीवियों को, उन बहनों को सहारा मिल सके कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो मैं उनसे आर्थिक सहायता की भी गुजारिश करती हूँ कि आप उठकर उन बच्चों की सहायता करें, उनकी जमानत में हेल्प करें। जो वकील हैं, जो पढ़े लिखे वकील हैं, प्लीज़ आइए और उनका केस लड़कर उन्हें जमानत दिलवाइए, उन्हें जेल से बाहर निकालिए, जिससे कि वो अपने घर का निर्वाह कर सकें। मैम, आज की पंचायत का क्या निष्कर्ष रहा? क्या लगता है कि जो बहुजन समाज के लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जो एक साथ आने को तैयार हैं? देखिए, इसको अभी निष्कर्ष पे मत पहुंचाइए, क्योंकि ये तो एक विचार गोष्ठी है। पंचायत मतलब विचार गोष्ठी है, ये परिणाम नहीं है। हमने विचार अपने रखे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब आप समाज के सामने समाज विचार करेगा, समझेगा और कितना उसके अंदर सहयोग करेगा। ठीक है, हमने आह्वान किया कि आप सहायता करें, उन बच्चों को जेलों से बाहर निकालें, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको सरकार पर प्रेशर किया जाए कि वो उन्हें वापस लें। तो जब तक वो उनको वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन रहेगा और एकजुट रहेंगे। और जहाँ पर भी आप लोग हैं वहाँ से आप आइए और अपनी सीट पर बैठे बैठे भी सहायता कीजिए। नहीं कर सकते तो आप एकजुट होकर एक जगह पे विरोध कीजिए, शांतिपूर्ण विरोध करना है। देखिए, सरकार के समक्ष समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे समक्ष समस्याएं नहीं है। हमें एकजुट होकर आकर उन्हें बताना पड़ेगा कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। क्योंकि आप मात्र 800 लोग, 550 लोग, 552 लोग, आप हमारी वजह से वहाँ चुने गए हैं। हमने वोट दिया है, इसलिए आप चुने गए हैं। आप वापस यदि सत्ता में आना चाहते हैं तो आपको हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। और ये भूल जाइए कि आप हमारी छाती पर पैर रखकर चले जाएंगे और आप हमें खत्म कर देंगे।
हमारी लाशों पर से आपको गुजरने नहीं देंगे, ये जान लीजिए। तो अगर आपको वापस सत्ता में आना है, कोई भी दल है, कोई भी दल है, आज ये भी ऐलान किया गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, ऐसा क्यों? किसी एक पार्टी का विरोध है या फिर क्या मसला है? देखिए, ये पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक विचारधारा का विरोध है। ये देखा गया कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले की जो सरकारें थी वो दलित प्रेमी थी या बीएसपी थी, वो दलित प्रेमी है। आप देख सकते हैं बीएसपी में भी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कांग्रेस में किस तरीके की व्यवस्थाएं। दलित का सगा कोई नहीं है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं टीचर, ऐसे ऐसा मेरा पॉलिटिकल अपना ओपिनियन है कि ये एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा का संघर्ष है और कुछ भी नहीं है। हम हिंदू हैं, ये हम भारत के मूल निवासी हैं, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो हमारा विरोध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध उनकी मानसिकता से जो हमें अपना नहीं मान रहा। हमें उन मानसिकता का विरोध करना है कि जो हमें अपना न मानकर हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहा है, उनके विरोध है। बीजेपी का विरोध या किसी अन्य पार्टी का विरोध या समर्थन नहीं है। ये राजनीतिक मंच कतई नहीं था, ये समाज का मंच था और समाज में सिर्फ हमने आह्वान किया है, जो हमारे हित की हक रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। यदि आज बीजेपी हमारे बच्चों को मतलब क्लीन चिट देता है, अगर हमारे बच्चों पर झूठे आरोपों से उनको बरी करता है, तो हम उनके साथ हैं। सीधी सी बात है, जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। प्रोफेसर चंद्रकांत दास साहब को कहना है कि जो विरोध है वो विचारधारा का है, ना कि किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है।